नमस्कार। आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे उस नए चैप्टर का नाम है किरणों का खेल, जो कि राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित है। यह एक प्रकृति विषय कविता है। यह कविता जो है ये पंचवटी काव्य खंड काव्य का एक अंश है। इसमें प्रकृति के कार्यकलापों एवं सौंदर्य का बड़ी बारीकी से चित्रण हुआ है। प्रकृति जो स्वयं ईश्वर प्रदत्त है, अपने संसाधनों के माध्यम से हमेशा खुशियाँ बांटती है। हम सभी को पता है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। प्रकृति ना कभी हार मानती है, ना कभी थकती है। यह जो पोएम है यह भी हमें इसी तरह का हौसला प्रदान करता है कि हमें भी कभी हार नहीं मानना चाहिए अपने तकलीफ़ों से। यह अपना सब काम शांत भाव से तथा नियत समय पर करती है। रात में चाँद अपनी स्वच्छ चांदनी से संपूर्ण पृथ्वी को सराबोर कर देता है। वहीं सूरज अपनी किरणों को सवेरा जब होता है तो सूरज अपनी किरणों का जादू बिखेर कर संसार में उजाला फैला देता है। धरती हरी हरी घासों के माध्यम से, पेड़ झूम झूम कर तथा पवन चारों तरफ सुगंध फैलाकर अपनी खुशियाँ जाहिर कर देते हैं। हवा जिस तरह से हर तरफ अपनी गंध को फैलाकर, अपने सुगंध को फैलाकर जिस तरह से खुशियाँ जाहिर करती है, धरती का कोना कोना आनंद से भर जाता है। इसी तरह प्रकृति रोज़ नए नए विविध रूपों में हमारे सामने आती है और हमें सुखद अनुभूति का एहसास दिलाती है। इस कविता को समझने से पहले हम थोड़ा कवि परिचिति देख लेते हैं। कवि परिचय, ये जो हमारे कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त जी, ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में सर्वोपरि हैं। सर्वोपरि का यहाँ पे अर्थ है सबसे ऊपर। इनका जन्म सन 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव नामक एक जो कि ज़िला है, ज़िला झांसी में हुआ था। गांव का नाम था चिरगांव। उस गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है भारत भारती, जो कि इन्होंने 1912 में जो प्रकाशित हुई थी और इसके चलते इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान दिया गया। इनकी जो प्रारंभिक जो भी रचनाएं हुआ करती थी वह सब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इनका जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं वह है पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। ये कुछ उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में रचना की है। सन 1964 में गुप्त जी का देहावसान हो गया। तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि यह एक प्रकृति विषय कविता है मैथिलीशरण गुप्त जी का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चाँद दिखाई दे रहा है और उसके चारों तरफ तारे हैं जो टिमटिमा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हमारी ये कविता जो है वो फैली हुई है। हमारी जो कविता है पूरी तरह इसी के ऊपर चर्चित है। तो कविता की अब पंक्तियों को देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखिए कितना सुंदर भाव यहाँ पे लिखा हुआ है। सुंदर चारूचंद्र, चारू का अर्थ है सुंदर, सुंदर। कितना मनोरम ये दृश्य है जब ये चंद्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये चंद्र अपनी किरणें बिखेर रहा है रात में। जब चंद्रमा अपनी रोशनी को फैलाती है धरती पर तो हमारी धरती कितनी सुंदर दिखने लगती है। उसकी जो स्वच्छ चांदनी जब धरती पर आती है तो धरती और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इतनी सुंदर हमारा ये प्रकृति उस वक्त दिखाई देती है। अब देखिए सेकंड इसका पैरा जो है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीर्णों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जब प्रकृति और चांद जब अपनी किरणें बिखेरती है तो धरती पर जो भी तीर्ण का यहाँ पे अर्थ होगा, जो भी यहाँ पे जो
घास ओस होता है धरती पे, वो सब तीर्णें क्या होती हैं, प्रस्फुलित हो जाती हैं, वो सब खुशी से झूम उठती हैं। और जब धीरे धीरे हवा चलती है मंद पवन के झोंकों से, और रात्रि के समय में जब हवा धीरे धीरे चलती है, उस वक्त मानो पूरी प्रकृति झूम रही हो। आगे देखें, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितनी स्वच्छ ये चांदनी है, और क्या कितनी जो निस्तब्ध ये निशा है। निशा का अर्थ होगा यहाँ पे रात, और निस्तब्ध का अर्थ हो गया शांत। तो यहाँ पे पृथ्वी और चांद की जो रात्रि का जो समय होता है कितने शांत भाव का होता है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है मैथिलीशरण गुप्त द्वारा कि ये जो प्रकृति है कितना निरानंद है, अर्थात यह आनंद से भाव विभोर है। यह इसकी जो प्रकृति की जब चांदनी हमारे चारों तरफ फैल जाती है तो हमें जब हम उसे देखते हैं तो कितना आनंद सा महसूस होता है हमें। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कितना अच्छा भाव यहाँ पे लिखा हुआ है। बंद नहीं है अब भी चलते हैं, यहाँ पे बंद नहीं है जो कहा गया है, ऐसा नहीं है कि चांद एक दिन निकलता है और दूसरे दिन नहीं निकलता है। बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। ये जो नियति है, ये जो ईश्वर प्रदत्त जो भी ये भावनाएं हैं, ईश्वर का बनाया हुआ जो भी नियम है, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये आज भी चलती हैं और ये चलती रहेंगी, जीवन पर्यंत ये चलती रहेंगी जब तक इनका अस्तित्व होगा। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये जो प्रकृति है, ना किसी को इससे कुछ लेना है, ना किसी को इससे कोई आशा है। ये अपने समय पर काम करती है और अपने समय पर ये उजाला फैलाती है, पृथ्वी को हरा भरा बनाती है। अब देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कितना अच्छा यहाँ पे ये लाइनें दी गई है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब सारे लोग रात्रि में सो जाते हैं तो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी जो है, मोती हम सब पहचानते ही हैं। ये वसुंधरा जो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरा है, ये मोती बिखेरती है हमारे सबके सोने पर, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। हमारा जो सूर्य है वो जब सवेरा होता है तो इन सारे मोतियों को सवेरा होने पर वो बटोर के अपने पास लेके चला जाता है। क्योंकि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो चंद्र की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। संध्या होने पर जिस तरह से हम विराम करने चल जाते हैं, आराम करते हैं। विराम का अर्थ है यहाँ पे जब हम संध्या होने पर जब थोड़ा सा आराम करते हैं, उसी समय की बातें कही गई है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। फिर से जब चांद निकलने का समय आता है तो फिर से वो अपना एक नया रूप दिखाता है। इस तरह से हमारा यह पोएम यहाँ पे समाप्त होता है, और मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित ये जो छोटा सा एक कविता है, इसे हमने समझ लिया है। और ये एक पीपीटी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहें तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।